घर ना बहुत खाली खाली लगता है। सौरव की शादी हो जाती तो मेरे घर में भी बहू आ जाती, फिर मैं भी अपनी बहू के साथ कभी इधर तो कभी उधर करती रहती। अरे तो कौन सा कुछ बिगड़ा है? सौरव अभी 25 का तो हो गया है, कर दो उसकी शादी। हाँ, सब मैं ही करूं, तुम कुछ नहीं करोगे? ये नहीं कि खोज दो कोई लड़की ताकि मैं उसकी शादी करा सकूं। ऐसी बात है तो मैं कल से ही अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। बहू आएगी तब आएगी, तब तक मैं क्या करूं? मुझे तो भाई चुगली करनी है, मन ही नहीं लग रहा मेरा। बुला लो अपनी परम मित्र को, जो रोज तुम्हारे साथ चुगली चुगली खेलती है। दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले की कर लो चुगली। अरे हाँ, ये ठीक है। सुबह से आज उमा से बात ही नहीं हुई मेरी। अजय हंसकर वहां से चला जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। इधर बबीता अपनी पड़ोसन को फोन करके कहती है, अरे कहाँ है तू? मेरा मन ही नहीं लग रहा है, आ जाना जल्दी, चाय पकौड़े के साथ थोड़ी चुगली हो जाए। तुमने पुकारा और हम चले आए, अभी आ रही हूं मैं। उमा बबीता के घर आने के लिए निकल जाती है। बबीता के घर आकर दोनों धम भर के चुगली करती हैं, अपनी सहेलियों की और पड़ोसनों की। मजा ही आ गया आज। जल्दी ही हमारी टोली में कोई और भी शामिल हो जाएगा। अरे कौन कौन कौन, मुझे तो बता कौन आ रहा है हमारी टोली में? मेरे सौरव की पत्नी, मेरी बहू। अरे वाह, तब तो मैं शादी में खूब खाऊंगी पीऊंगी और दम भर का काना फूसी करूंगी। किसने क्या कपड़े पहने, क्या किया, सबका लिस्ट रखना तू, ताकि बाद में हम सबकी चुगली कर सके। इधर बबीता की चुगली खत्म नहीं होती, उधर अजय सौरव के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। अजय सौरव से कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तो बता कब फ्री है तू, ताकि हम बात आगे बढ़ा सके। पापा अब लड़की क्यों देख रहे हैं? मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू प्रेम विवाह करेगा तो सबको चुगली करने का मौका मिल जाएगा। तू अपने पापा की पसंद से शादी कर। श्रीमती जी रुकिए भी, तुम्हें तो बस चुगली की पड़ी रहती है। करने दो जिसको चुगली करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे? मुझे पड़ता है ना। सब क्या कहेंगे कि सबकी चुगली करती फिरती थी, अब देखो प्रेम विवाह करके लाया उसका बेटा लड़की को। प्रेम विवाह मैं नहीं होने दूंगी। अरे बाबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सौरव की लव मैरिज है। बस हम सब कुछ ऐसे करेंगे जैसे अरेंज मैरिज हो। हाँ पापा, और लड़की भी हमारे ही कास्ट की है। अरे तब तो सोने पे सुहागा हो गया बेटा, शक का नामो निशान नहीं रहेगा। किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगेगी। कल मैं खुद लड़की के घर उसके पापा से मिलने जाऊंगा। थैंक यू पापा। अगले दिन सौरव और अजय ट्विंकल के घर जाते हैं। ट्विंकल का पिता अजय का पुराना दोस्त निकलता है। अरे अजय तुम अब तो मैं निश्चिंत हो गया भाई। मेरी बेटी ने एक अच्छे लड़के के साथ साथ एक अच्छा परिवार भी ढूंढा है। चलो, जान पहचान में ही रिश्ता हो गया, और क्या चाहिए। मैं बेटी को बुलाता हूँ। ट्विंकल बेटा। ट्विंकल चाय नाश्ता लेकर आती है और अजय के पैर छूने लगती है। अरे अरे बेटा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। इतनी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक कप चाय अपनी बिटिया के हाथ का पी लूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे ये पकोड़े खा। मुझे याद है पकोड़े देखते ही तेरे मुंह में पानी आने लगता है। तुझे अभी भी सब कुछ याद है। अजय और सौरव अच्छे से चाय नाश्ता करते हैं। भाई तू ही शादी की डेट निकलवा ले, जब कहेगा मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर अगले महीने ही शादी कर लेते हैं। ट्विंकल और सौरव बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी महीने भर बाद हो जाती है। शादी के बाद बबीता पहली बार ट्विंकल को देखती है। ट्विंकल को देखते ही बबीता के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बहू अंदर आ जाओ, चांद जैसी बहू लाया है मेरा बेटा, वो भी अरेंज मैरिज में। वही तो, वरना लोगों की तो काना फूसी चल रही थी कि हमारे बेटे ने लव मैरिज किया है। बहू तो बहुत सुंदर लाई हो बबीता। पता नहीं किसके जीव में आग लगी थी जिसने ये कहा कि सौरव ने प्रेम विवाह किया है। चल मैं चलती हूँ। बहू के गृह प्रवेश के लिए तो रुक जा, बहू के आने से पहले ही जा रही हो। अरे नहीं नहीं, मुझे ना मेरे घर का काम भी करना बाकी है। पड़ोसन चली जाती है। ट्विंकल का गृह प्रवेश हो जाता है। ट्विंकल के आते ही सौरव के कान में वो धीरे से कहती है, ये पड़ोसन क्यों चली गई यहाँ से? लगता है मम्मी जी ने इन्हें पूरा ताना मारा है। दोनों सास बहू एक जैसी है। थोड़ी देर रुक जाओ, ये सब बातें बाद में भी बोल सकती हो तुम। ट्विंकल मुंह घुमा लेती है।
अब मैं भी घर चलती हूँ। सौरव, तुम बहू को कमरे में ले जाओ, उसे भी तो आराम करना होगा। हाँ चाची। सौरव और ट्विंकल अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर बबीता को जाने से रोक लेती है। अरे तू कहाँ चल दी? आज रात यहीं रुक जा, शादी में तो मैं भी बिजी थी। अरे बताना मुझे, किसने क्या कहा? अरे बाबा बता दूंगी, अभी तू भी आराम कर और मुझे भी करने दे। ठीक है जा। उमा जाने लगती है लेकिन जाते जाते वापस रुक जाती है। मेरे पेट में ना गुड़ गुड़ होने लगी, अब बता कर ही जाऊंगी, तू भी ना। उमा बबीता के घर ही रुक जाती है। रात में दोनों सहेली सोने के बजाय चुगली ही करती रहती हैं। इधर ट्विंकल सौरव से कहती है, सौरव लगता है उमा आंटी गई नहीं, यहीं रुक गई हैं। हाँ रुक गई होगी, मम्मी की क्लोज फ्रेंड है ना। क्लोज फ्रेंड है या चुगली फ्रेंड? सौरव हंसने लगता है। अरे वही चुगली फ्रेंड, तुम्हारी भी तो चुगली टोली चलती है ना मम्मी की तरह। चुप रहो। वैसे उमा आंटी की साड़ी मुझे खास अच्छी नहीं लगी। लो शुरू हो गई तुम भी। चलो अब सो जाओ और ये चुगला चुगली मम्मी के साथ करना कल। ट्विंकल सौरव को झुंझला के देखती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह पहले ट्विंकल तैयार हो जाती है और बबीता से कहती है, मम्मी जी क्या करना है मुझे आप बता दीजिए। अरे बहू अभी तो कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बाद तू नाश्ता बना लेना। जी मम्मी जी। ट्विंकल अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही अजय और सौरव उठकर चाय पीने हॉल में आते हैं, बबीता दोनों बाप बेटे से कहती है, प्रेम विवाह करके लाया है। कहा था मम्मी लड़की ऐसी है कि 4 आदमी देखते रह जाएंगे। क्या हुआ जी, सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? दोनों बाप बेटे बड़ा तन के कह रहे थे लड़की हीरा है। बहू को क्या ये भी नहीं पता शादी के पहले दिन सास के पैर छूने चाहिए, बाकी सब तो छोड़ो। ठीक है मम्मी, मैं कह देता हूँ। नया नया ना सब कुछ, हो सकता है उसके दिमाग में ना आई हो ये बात। ओहो, भाई साहब तो जोरों के गुलाम बन गए बीवी के आते ही। तुम्हारे पापा तो अब तक मेरी साइड नहीं लेते। अजय और सौरव बबीता की ओर देखने लगते हैं। क्या मम्मी, पापा तो तुमसे कितना डरते हैं। अरे बहू को बता दो क्या करना है, बिटिया घबरा गई होगी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसे। अब क्या अपने मन की बात मैं तुम दोनों से कह भी नहीं सकती हूँ। सब ठीक कहते हैं, शादी के बाद ना बेटे बदल जाते हैं। इतने में ही ट्विंकल वहां आकर अजय और बबीता के पैर छूती है। बेटा अभी तुम्हें तुम्हारी सास याद ही कर रही थी। हाँ बहू, नाश्ता तैयार कर ले बेटा। क्या बनाऊं मम्मी जी? पूड़ी, आलू फ्राई और साथ में खीर। आटा सविता लगा देगी और आलू भी काट देगी। बबीता कामवाली को ट्विंकल का हाथ बटाने के लिए बोल देती है और ट्विंकल रसोई में चली जाती है। इधर अजय और सौरव बबीता से कहते हैं, अभी तो बहू की चुगली किए जा रही थी और तुरंत ही उसके लिए कामवाली को मदद के लिए भी बोल दिया। हाँ मम्मी, बात कुछ समझ में नहीं आई। तुम दोनों ना चुप रहो। तुम दोनों चाहते हो कि मैं बहू से लड़ लूं, चाहे जितने भी चुगली करूं मैं उसकी, रहेगी तो वो मेरी बहू ही। बबीता कमरे में चली जाती है। सौरव अजय से कहता है, मम्मी का कुछ समझ में ही नहीं आता पापा। ट्विंकल खाना बनाती है। सब खाकर तारीफ के पुल बांध देते हैं और ट्विंकल को अच्छा खासा नेक भी देते हैं। बबीता ट्विंकल को सोने की चेन देती है और अजय कहता है, क्या बात है बबीता जी, सोने की चैन? हाँ क्यों, मेरी बहू है, जो चाहे दूं मैं। आपने तो मुझे सोने की चेन कभी दी नहीं। अरे सोने की चैन कौन सी बड़ी बात है, मेरी शर्त पूरी करो, मैं सोने की क्या हीरे की चेन दूंगा। अच्छा, जो बोले हो तो करके दिखाना पड़ेगा, और जो नहीं दी तो? अरे तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, बस तुम्हें 1 हफ्ता चुगली किए बिना रहना है। अरे चुगली वो क्या, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो महीनों तक ना करूं, वैसे भी मैं चुगली करती कहाँ हूं। सौरव और ट्विंकल मुंह दबाकर हंसते लगते हैं। ठीक है तो रही पक्की बात, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है जी, मैं भी दिखा दूंगी हाउ। बबीता दिन भर किसी से बात नहीं करती। पूरे दिन चुगली किए बिना रहना बबीता के लिए काफी मुश्किल भरा काम था। वो मन ही मन सोचती है, रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है, क्या करूं? अगर किसी ने मुझे चुगली करते देख लिया तो क्या होगा? मेरी इज्जत क्या रहेगी? बहू के सामने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, एक एक दिन निकालना भारी हो रहा है, पूरा हफ्ता कैसे बीतेगा? बबीता पूरा दिन कुछ खाती पीती नहीं और धीरे धीरे उससे कमजोरी आने लगती है। उधर घर में सब परेशान रहते हैं कि बबीता आज चुप कैसे है।
खाना न खाने के कारण बबीता इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बाथरूम में ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है। बहुत देर तक जब बबीता बाथरूम से नहीं निकलती तब ट्विंकल अजय से कहती है, पापा जी बहुत देर हो गई, मम्मी जी बाथरूम से नहीं निकली। रुक बेटा, मैं देखता हूँ। अजय बहुत देर तक दरवाज़ा नॉक करता है। कोई आवाज़ न आने पर दोनों बाप बेटे दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बबीता को बाहर निकालकर तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ नहीं हुआ है आपकी बीवी को, खाना पीना सही से ना खाने के कारण ये सब हुआ है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बबीता को होश आ जाता है और ट्विंकल उसे खाने के लिए देती है, लेकिन उसे खाना भाता नहीं और वो कहती है, बहू मुझे खाना नहीं भा रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम खाना ले जाओ यहाँ से। अजय समझ जाता है कि चुगली ना करने से बबीता का खाना अंदर नहीं जा रहा। वो तुरंत उमा को फ़ोन करके घर आने को कहता है और खुद बाजार जाकर डायमंड की चेन ले आता है। उमा को देखकर बबीता खुश हो जाती है और उससे बात करने ही जाती है पर रुक जाती है। अजय बबीता को झुमके देते हुए कहता है, मुझे मेरी शांत बीवी नहीं, चुगली वाली बीवी ही पसंद है। तुम जीती, मैं हारा। हो गया ना, कह रहे थे मुझसे कि चुगली किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अजय वहां से चला जाता है और बबीता उमा के साथ शुरू हो जाती है। अरे पता है वो शर्मा जी की बेटी भाग गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो भागने वाली है। मम्मी कौन शर्मा जी? अरे वही जो तेरी शादी में आए थे और तुझे कुछ दिया नहीं, ऊपर से बातें बना रहे थे मेरे सौरों ने लव मैरिज की है। हो गया ना। मम्मी जी उनकी बेटी ना मेरे क्लासमेट थी, उसका चक्कर तो रोज किसी दूसरे के साथ चलता ही रहता। अरे बहू कुछ खाने को लाना, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ट्विंकल खाना लाती है और तीनों चुगली करने लगती है। दूर खड़े अजय और सौरव एक दूसरे से कहते हैं, अब तो मम्मी खुश, एक और उन्हें मिल गया उनके जैसा। बेटा ये चुगली करती रहा, यही ठीक है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सौरव बबीता से कहता है, मम्मी आज शादी में जाना है शाम को। हाँ हाँ जाना है भाई, मुझे याद है। बहू को लेकर नहीं जाएंगे, बहू जाते ही शुरू कर देती है, फिर उसे तैयार होने में भी 1 घंटा लगता है। अरे तो क्या हो गया, वो भी चली जाएगी। थोड़ी देर पहले कह देना उसे तैयार होने के लिए। आप क्या चाहते हैं कि सबके सामने मेरा मजाक बने कि फलाना की बहू को कुछ नहीं आता? ठीक है भाई, जो सही लगे करो। शाम को जब सब जाने लगते हैं तब सौरव देखता है कि ट्विंकल भी साथ जाने के लिए आ रही है। मम्मी तुमने तो कहा कि बहू को नहीं ले जाना। अरे बोला तो क्या हुआ, ले नहीं जाऊंगी क्या उसे? अब तुम लोग क्या मेरी बोली पकड़ोगे? अरे मम्मी मैंने थोड़ी ना कुछ कहा था। एक से भले तो दोनों मिलकर चुगली करेंगी पार्टी में, वरना मन कैसे लगेगा दोनों सास बहू का। सब पार्टी में चले जाते हैं। ट्विंकल और बबीता शादी में खाती जाती है और सबकी चुगली करती रहती है। मम्मी जी आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है ना उमा, उसे कोई नहीं बुलाता क्या? अरे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरी। अरे क्यों ही कोई उसे बुलाए, उसे ना पहनने का लून ना बोलने का। अरे मुझे तो कोई चाहिए बात करने को तो मैं तो उसे बुला लेती हूँ इसीलिए। वही तो मम्मी जी, दुल्हा दुल्हन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है ना। ऐसी कोई बहू होती है क्या? नैन नक्श तो सुंदर नहीं, ऊपर से रंग भी काला। पर हमें क्या मम्मी जी, हमें तो खाने से मतलब है। हाँ चल चल, चाउमीन खत्म हो जाए उससे पहले ले लेते हैं। बबीता और ट्विंकल चाउमीन के स्टॉल पर जाती हैं जहाँ एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी थी। तभी ट्विंकल बबीता को इशारा करती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी इसे देखिए ना। अरे पहले चाउमीन लेने दे। बबीता भीड़ में घुसकर चाउमीन की 2 प्लेट लेकर आती है। अब बोल बहू। मम्मी जी उस लड़की के कपड़े देखे, लग रहा था जैसे कि अभी फट जाएगा, इतना टाइट है। अरे उसकी नाक तो जैसे सुरंग हो, मेरी नजर नाक से हटी नहीं तो कपड़े पर जाती ना। तभी वहां अजय आकर कहता है, चुगली ही करती रहोगी या कुछ खाओगी भी? जल्दी जल्दी खा लो, खाना खत्म हो गया तो घर जाकर बनाना पड़ेगा। मम्मी जी पहले खा लेते। हाँ हाँ। सास बहू खाने पर पूरा फोकस करती है और खा पीकर चारों घर चले आते हैं। रात को सौरव ट्विंकल से कहता है, ट्विंकल शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, सोच रहा हूँ 10 दिन का प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मम्मी और पापा भी कहीं नहीं गए तो हम सब पूरी चलते हैं, बीच का नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर तुम ही चले जाओ, मम्मी जी के साथ मुझे कहीं नहीं जाना। वो जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो करती रहेंगी। अरे आदमी घूमने जा रहा है, किसी के लिए रोने नहीं। मैं आने ही जाने वाली उनके साथ। हनीमून तक मुझे ले नहीं गए और अब कहीं जा रहे हैं तो परिवार को साथ ले जाना है।
अरे ऐसा नहीं है, मुझे लगा हम सब साथ घूम लेंगे। तुम कहती हो तो फिर मम्मी पापा को नहीं बोलूँगा। हाँ, तुम ही लोग घूम लेना। इधर ट्विंकल अपने साथ साथ बबीता की भी शॉपिंग कर लेती है और साथ में उसकी टिकट भी कटवा लेती है। 5 दिन बाद ट्रेन के लिए निकलने के वक्त सौरव देखता है कि अजय और बबीता भी साथ चल रहे हैं। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो मम्मी से चलने को नहीं कहा, ये कैसे हो गया? अरे तुमने नहीं कहा, मैंने कहा है। अब मम्मी जी साथ नहीं जाएगी तो मेरा खाना कैसे पचेगा? मैं चुगली किससे करूंगी भाई? सौरव अपने माथे पर हाथ रख लेता है। कुछ मिले या ना मिले, चुगली करना जरूरी है। चारों गोवा पहुंचते हैं। बहू, मैं तो हॉट पैंट पहनूंगी बीच पर। मम्मी जी, मैंने हम दोनों के लिए एक जैसे हॉट पैंट लिए हैं। दोनों सास बहू तैयार होकर सौरव और अजय को होटल में छोड़कर बीच पर चली जाती है। इधर बहुत देर तक होटल में दोनों को ना देखने पर अजय सौरव से कहता है, अरे कहाँ गई होगी दोनों, मिल ही नहीं रही। पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब दोनों साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। घूम रही होगी सामने बीच पर। अजय और सौरव बीच पर जाकर देखते हैं तो दोनों सास बहू वहां बैठकर चिप्स खाते हुए कपल्स की तरह चुगली करते हुए एंजॉय कर रही थी। क्या हुआ पापा? मैंने कहा था ना दोनों एंजॉय कर रही होंगी। अब मैं समझ गया, इन दोनों को हम दोनों की नहीं चुगली की ज़रूरत है। कोई रहे या ना रहे, दोनों सास बहू को बस अकेला छोड़ दो, काफ़ी है। दोनों एक दूसरे की दिन भर चुगली भी करती है मुझसे और साथ भी रहना है। अब तो लगता है हम दोनों भी कुछ दिनों में चुगली करने लगेंगे और हमारे घर का नाम रख देंगे चुगली निवास। अजय और सौरव हंसते हुए पानी में कूद जाते हैं तो वहां के लड़के घूरने लगते हैं। ले बेटा, ये दोनों तो बदली नहीं, हम ही बदल गए। रामू वीर प्रताप के खेत में काम करने वाला एक नौकर है। एक रोज रामू की बीवी सावित्री उससे कहती है, जी सुधा की उम्र शादी के लायक हो गई है, अब उसके लिए लड़का देखना होगा हमें। लड़का तो देख लूंगा, लेकिन जब वो दहेज मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा? तुम ही बताओ। ऐसे वैसे घर में तो अपनी बेटी देने से रहा। मैं नहीं चाहता कि जैसे तुम दुख पा रही हो वैसे ही मेरी बेटी भी झेले। तो क्या बेटी को बैठा के रखोगे घर पे? गांव वाले जब बात बनाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं नहीं, आज मैं साहब से बात करता हूँ कि वो मेरी मदद करेंगे क्या बिटिया की शादी में। हाँ, वो तो बड़े आदमी हैं, उनके पास क्या ही कमी है, वो तो आराम से हमारी मदद कर सकते हैं। उनकी तो बेटी भी नहीं है, इसी बहाने किसी की बेटी की शादी में मदद हो जाएगी। बात करके देखता हूँ मैं। रामू उसी वक्त वीर प्रताप के घर जाता है और कहता है, साहब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ खेती कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है साहब, इस बार ऊपर से फसल दुगनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब बताओ तुम्हें क्या काम है? साहब बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। साहब आपकी मदद चाहिए, मेरा घर कैसा है आपसे छुपा नहीं है, मेरे जैसे घर में कौन शादी करेगा? बस इतनी सी बात है, तो एक काम करो, तुम मेरे बगल वाले घर में चले जाओ। साहब मैं इतने बड़े घर में कैसे जाऊं? उस घर को तो आप भाड़े पर देते हैं ना, और मैं इतना भाड़ा नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले तल्ले में तुम अपने परिवार के साथ रह जाओ और ऊपर वाले घर को मैं भाड़े पर दे दूंगा। और शादी के खर्चे की भी चिंता मत करो, शादी का सारा खर्च मैं दे दूंगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पगार में से काट लूंगा। बस मालिक बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी भर मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। रामू खुश होकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, सारी चिंता फिक्र सब खत्म, अब बस एक अच्छा लड़का मिल जाए सुधा के लिए तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हाँ जी, मिल जाएगा, अब तो मालिक भी हमारे साथ में है, आप देखना शुरू कीजिए लड़के। इधर रामू और उसका परिवार वीर प्रताप के दिए हुए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रामू अपनी जान पहचान में सुधा के लिए कोई अच्छा लड़का बताने के लिए कह देता है। एक रोज रामू जब वीर प्रताप के खेत में काम कर रहा था तब वो देखता है कि कोई जवान लड़का अपनी मोटर गाड़ी से उतर रहा है। रामू की नजर उस पर टिक जाती है और वो खड़ा होकर उसे देखता है। इतने में वो देखता है कि वो लड़का उसी की ओर आ रहा है। ये मेरी तरफ आ रहा है, काश इसी से मेरी सुधा की शादी हो जाए। शहरी भी है और पैसे वाला भी लग रहा है, मेरी सुधा इसके साथ खुश रहेगी। इतने में वो लड़का कहता है, आपको पता है क्या कि वीर प्रताप का घर कौन सा है? हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, वो आगे से जाकर दाएं ले लो,
वैसे आप यहाँ नए हैं? हाँ, मैं यहाँ मॉल बनाने आया हूँ। अच्छा अच्छा। आयुष चला जाता है और वीर प्रताप के उसी घर पर रुकता है जहाँ उसने नीचे का तल्ला रामू को दिया था। शाम को रामू जब घर आता है तब उसे पता चलता है कि ऊपर कोई नया आदमी आया है। हाँ, कोई भाड़ेदार रखा होगा मालिक ने। ठीक है, वैसे भी नीचे का उन्होंने हमें फ्री में दिया है। हाँ, वो सब तो मुझे पता नहीं। तब सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए रामू की नजर आयुष पर पड़ जाती है और वो कहता है, ये तो वही लड़का है। अच्छा, इसीलिए वो मालिक का पता पूछ रहा था। सावित्री, तुम 2 थालियां लगाओ, मैं आता हूँ। रामू निकलकर ऊपर जाता है और आयुष से कहता है, मैं नीचे ही रहता हूँ। बेटा, तुम अकेले यहाँ रहोगे तो खाना पीना कैसे होगा? हो जाएगा सब मैनेज। अब काम करने आया हूँ तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। वैसे मैं कोई ढाबा देख रहा हूँ, कल तक मिल ही जाएगा। रात तो निकालनी ही होगी, कैसे भी करके निकाल लूंगा। ये कौन सी बात हुई? चलो मेरे साथ खाना खा लो। रामू आयुष को नीचे ले आता है और वो सबके साथ बैठकर खाना खाता है। खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। आज के समय में कौन करता है किसी अजनबी के लिए इतना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप अकेले हैं तो रोज हमारे घर में ही खा लेना। जहाँ मैं 3 लोगों का बनाती हूँ वहाँ एक का कौन सा भारी है। नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं कर सकता हूँ। आज ही आपने खाना खिला दिया वही बहुत है। वैसे भी मेरा काम थोड़ा अलग है। नहीं नहीं, आपको हमारे घर ही खाना होगा। सावित्री अब अपना सुधा और रामू के साथ साथ आयुष का भी खाना बनाने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और आयुष अब तीनों टाइम सावित्री के घर का खाना खाता है। एक रोज आयुष की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नाश्ते के लिए नीचे नहीं आता। तब सावित्री सुधा से कहती है, सुधा, जा देख के आ, आज आयुष क्यों नहीं आए? हाँ माँ, जाती हूँ। सुधा जाती है और देखती है कि आयुष की तबीयत खराब है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा, आप परेशान मत हो। सुधा वैद्य जी को बुला लाती है और वो कहते हैं, इन्हें पी लिया हुआ है, बहुत देखभाल करनी होगी वरना जान का खतरा है। ये लो दवाई, सुबह शाम खिला देना, बाकी घरेलू उपचार करना होगा। ठीक है। सावित्री सुधा से कहती है, बेटी, अब तुझे इनकी देखभाल करनी है। जैसे भी हो हमें इन्हें ठीक करना होगा। माँ, मैं इन्हें ठीक करके रहूंगी। आयुष तेज बुखार में तपता रहता है। इधर सुधा दिन भर आयुष की सेवा में लगी रहती है। मूली के पत्ते पीसकर इन्हें पिलाती हूँ, फायदा करेंगे। गन्ने का रस भी ले आऊंगी शाम को। सुधा मूली के पत्ते पीसकर आयुष को पीने को देती है। इतनी बदबू आ रही है इसमें से। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, नाक बंद करके पी लीजिए। आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई अपना ही करता है इतना। आयुष सुधा को एकटक देखता रह जाता है और एक ही सांस में पूरा जूस पी लेता है। सुधा ग्लास लेकर जाने लगती है और आयुष उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सुधा शर्माकर अपनी नजरें नीची कर लेती है। फिर आयुष कहता है, कहो ना, कहती क्यों नहीं हो? सुधा शर्माकर हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। माँ कहती थी, लड़की के दिल में हाँ होती है तभी वो शर्माती है। मतलब सुधा भी मुझसे प्यार करती है। आयुष जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है और आयुष रामू से कहता है, मैं सुधा से प्यार करने लगा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर वालों से मेरी बात करवा दो। आज ही मैं बुलाता हूँ अपने मामा को, उनके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। रामू रोज की तरह अपने खेत पर चला जाता है और मन ही मन कहता है, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ। भगवान, सब तेरी माया है, आयुष ने हाँ कह दी। रामू खुश होकर अपने घर शाम को वापस जाता है। देखता है वीर प्रताप उसके घर पर बैठा है। मालिक को अपने घर पर देखकर रामू कहता है, मालिक, अरे आप क्यों यहाँ आए? मुझे बुला लेते, आपने क्यों तकलीफ की? आज तो मुझे आना ही था, अपने भांजे का रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। क्या अपनी बेटी का हाथ मेरे आयुष के हाथ में दोगे? मालिक, क्या बोल रहे हैं आप? मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आयुष वैसे भी मुझे पसंद है और अब तो वो आपका भांजा है। ठीक है, शादी की तैयारी करो। वीर प्रताप पैसे की गड्डी निकालकर रामू को देता है और वहां से चला जाता है। रामू के घर में खुशहाली छा जाती है और वो सब शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इधर वीर प्रताप सारी बात जाकर अपनी पत्नी सुनैना से कहता है और सुनैना कहती है, मुझे तो पता था जी, वो रामू बहुत चालू है।
आखिरकार अमीर की जमीन पर गरीब ने अपना घर बना ही लिया। उस रामू की बेटी ने आयुष को फंसाया है अपने प्यार के जाल में। मुफ्त में शादी हो रही है रामू की बेटी की, तो चांदी ही चांदी है उसकी। पहले आयुष पर इतने दिन खर्च किए तुमने, और अब मुफ्त में वो लड़की आ रही है। मैं कह देती हूँ, एक एक पैसा वापस लेना उस रामू से और अपने घर से निकलने को बोल दो। ये क्या बोल रही हो? वैसे भी मैं पैसे उसकी तनख्वाह से काट लूंगा हर महीने। मुझे मेरा घर खाली चाहिए। उस गरीब रामू से कहो कि निकल जाए, वरना मैं जलील करके उसे निकाल दूंगी। वीर प्रताप को लगता है कि सुनैना गुस्से में सब कह रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुनैना अगले दिन रामू के घर पहुंच जाती है और कहती है, तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकलो, अभी के अभी मेरा घर खाली करो। तुम लोगों ने क्या सोचा, मेरे भांजे को फंसाकर अमीर की जमीन पर गरीब का घर बना लोगे? कभी नहीं ऐसा होने दूंगी मैं। मालकिन, मेरी बात तो समझिए, मेरे पति को आने दीजिए, वो यहाँ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनैना सावित्री का हाथ पकड़ उसे धक्का देने लगती है। तभी आयुष उसे रोककर कहता है, मामी जी क्या कर रही हैं आप? आपको पैसे चाहिए, मैं दूंगा आपको पैसे। ये घर पूरा आज के आज मैं मामा से खरीद लूंगा और अमीर की जमीन पर गरीब का घर बनाकर रहूंगा। आयुष वीर प्रताप के पास उसी वक्त जाकर घर खरीद लेता है और कहता है, मामा जी, मामी जी को बहुत दिक्कत है ना कि अमीर की जमीन पर गरीब का घर नहीं बन सकता है, लेकिन उनसे कह दीजिएगा, जिस चीज से आदमी भागता है उसे वही मिलता है। अमीर की जमीन पर गरीब का घर बन गया और वो कुछ नहीं कर पाई। गरीब होकर भी सुधा के परिवार वाले अमीर हैं और वो इतना पैसा होकर भी दिल से गरीब है। आयुष वीर प्रताप से सारे रिश्ते तोड़ देता है और सुधा से शादी करके सेटल हो जाता है। रामू भी वीर प्रताप के यहाँ काम छोड़कर आयुष के काम में हाथ बटाने लगता है